गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के वीडियो 18 लेकर के मिल रहे हैं। ये वीडियो 18वां वीडियो है। इससे पहले हम आपको 17 वीडियो पढ़ाए और लास्ट जो वीडियो था 17 नंबर जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण। वो अक्ष पर था, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लंबवत समद्विभाजक पर। उसके पहले थोड़ा सा लाइव क्लास के बारे में कुछ बात कर लें हम लोग। लाइव क्लास में आप लोगों को क्या करना है वो सुनिए। आप लोगों को क्या करना है तो लाइव क्लास में आप जाइए। तो कैसे ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आप कोचिंग के मोबाइल ऐप में जाइए। कोचिंग के मोबाइल ऐप में जाइए। मोबाइल ऐप में अंदर चले गए तो लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे 3 स्लैश है, उसको टच कीजिए तो होम, पेमेंट हिस्ट्री, लाइव क्लासेज, कोर्स ये सब मिल जाएगा। तो उसमें लाइव क्लास को छूइए। लाइव क्लास को जब छूइएगा तो आपको मोबाइल नाम डालने के लिए आएगा। अपना नाम डालिए, उसके बाद ओके करिए। तो फिर आपको मीटिंग पासवर्ड मांगेगा। मीटिंग पासवर्ड डाल करके बस छोड़ दीजिए। नाम डालिए और मीटिंग पासवर्ड डाल के छोड़ दीजिए। उसके अलावा कुछ भी मत छूछा कीजिए, कुछ भी नहीं। म्यूट, अनम्यूट, वीडियो, स्टॉप वीडियो, कुछ भी मत छूइए। बस केवल नाम और मीटिंग पासवर्ड डाल करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद कुछ भी नहीं छूना है। बार बार हम बोल रहे हैं कुछ भी नहीं छूना है। क्योंकि आज जब हम लाइव क्लास पढ़ा रहे थे तो बहुत से बच्चे तंग कर दिए। अपने से जब मन तब अनम्यूट कर दे रहे हैं, तो कभी वीडियो चला दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं, कभी कुछ कर दे रहे हैं। आपको ये सब कुछ नहीं करना, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब कीजिएगा। हमको आज तक फर्स्ट डे था, आप ज़्यादा तंग कीजिएगा तो हम आपका आईडी यहाँ से ब्लॉक कर देंगे। तो फिर आप दोबारा मेरे बैच में नहीं पढ़ सकते। हम आपको इनएक्टिव कर देंगे। आपका ऐप ही नहीं खुलेगा तो पढ़ाई क्या कीजिएगा। फिर जब आप फ़ोन कीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि हाँ आप ही थे जो बार बार तंग कर रहे थे। उसके बाद आपसे बात हो ही जाएगा। आप लाइव क्लास में भले ही आप दूर हैं, लेकिन जब हम आपको यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे इस तरह की हरकत करने की वजह से, तो फिर जब दोबारा आपको एक्टिव करने के लिए आप फ़ोन करिएगा कि सर हमको एक्टिव करिए, तो फिर हम आपसे तो बात कर ही लेंगे। इसीलिए ध्यान रखिएगा आपको क्या बोल रहे हैं हम। आपको ये नाम डालने के लिए आएगा। सबसे पहले नेम डालने के लिए आएगा, तो आप नाम डाल दीजिए। उसके बाद मीटिंग पासवर्ड डाल दीजिए। मीटिंग पासवर्ड जो हम बताएंगे वो मीटिंग पासवर्ड डाल दीजिए। मीटिंग पासवर्ड डालने के बाद में आपको छोड़ देना है, ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कुछ नहीं करना। वीडियो को अनम्यूट करना है या साउंड को अनम्यूट, ये सब कुछ नहीं, छूना ही नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। जो डाउट क्लास के बारे में होंगे, यदि मान लीजिए किसी को क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछना है तो हम जब बोलेंगे हम खुद उनको अनम्यूट या म्यूट करेंगे। खुद हम उनका वीडियो चलाएंगे चाहे नहीं चलाएंगे, वो हम करेंगे यहाँ से। अपने से आपको कुछ भी इंजीनियरिंग नहीं करना। यदि किसी को मान लीजिए हम सवाल पूछेंगे तो हम खुद यहाँ से अनम्यूट करेंगे। उसके बाद वो सवाल बोलेंगे, हमको सुनाई देगा। आपको नहीं अनम्यूट करना है। कल से ऐसा यदि होता है तो हम आपको यहाँ से इनएक्टिव कर देंगे, आपकी आईडी ब्लॉक कर देंगे। अब दोबारा नहीं पढ़ाई कर पाइएगा। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। आज हम बहुत परेशान हो गए हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, लाइव क्लास चला रहे हैं, और आप इस तरह से कर रहे हैं हरकत। वो दूसरा का चुप करा रहा है, वो दूसरे को चुप करा रहा है। हम किस लिए हैं? हमारा क्या ज़रूरत है? आपस में ही आप लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। इस तरह से गलती मत कीजिए। जब हम यहाँ से खुद हम अनम्यूट करेंगे तब बोलिएगा। जब हम म्यूट कर दे रहे हैं फिर आप उधर से अनम्यूट कर दे रहे हैं। हम यहाँ से बार बार सबको म्यूट कर रहे हैं, सबको म्यूट ऑल कर रहे हैं, बार बार म्यूट ऑल कर रहे हैं। उसके बावजूद फिर से वहाँ से अनम्यूट कर ले रहे हैं लोग। बोलने के लिए खुजली हो रहा है आपको। इस तरह से गलती दोबारा मत कीजिएगा। कल नहीं तो हम आपका आईडी ब्लॉक कर देंगे। फिर आपको कितना भी रिक्वेस्ट कीजिएगा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देख लीजिएगा कल जितने लोग गलती करेंगे उनको एक बार में ही, फर्स्ट चांस में, दोबारा वार्निंग ही नहीं देंगे। आज तो बहुत सा वार्निंग दे रहे थे, कल वार्निंग नहीं देंगे। एक बार आपने गलती किया तुरंत उसी समय आपको हम प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। फिर आप नहीं पढ़ पाइएगा, फिर मत बोलिएगा। चलिए हम लोग अब से आज जो वीडियो में पढ़ाए
लाइव क्लास में, और कल जो लाइव क्लास में पढ़ाएंगे वो दोनों का लाइव क्लास का वीडियो हम इसमें बना दे रहे हैं। इस वीडियो का आप देखिएगा तो आज का और कल का दोनों का लाइव क्लास आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग का हेडलाइन है विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। हम पिछला वीडियो में पढ़ाए थे आप लोगों को विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें अक्ष पर, और ये है हमारा लंबवत समद्विभाजक पर। उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति, इसको कहते हैं एक वर्ड में निरक्षीय स्थिति। ये वर्ड को जरूर ध्यान रखिएगा। उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति और लंबवत समद्विभाजक वाले को कहते हैं निरक्षीय स्थिति। अब जरूर मान लीजिए कहीं लंबवत समद्विभाजक नहीं मिला, निरक्षीय स्थिति मिल गया, तो आपको निरक्षीय स्थिति का मतलब समझ जाना है कि लंबवत समद्विभाजक है। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, अक्षीय स्थिति को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। अक्षीय स्थिति को कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, और लंबवत समद्विभाजक वाले को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, याद रखिएगा। यह हुआ अक्षीय स्थिति और यह हुआ निरक्षीय स्थिति, यानी लंबवत समद्विभाजक स्थिति। ये आपको प्रश्न को पढ़ने में समझने में मदद करेगा। मान लीजिए कहीं ब्रॉड साइड या एंड ऑन मिल गया या निरक्षीय और अक्षीय मिल गया, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि दोनों नाम एक ही है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण प्राप्त करें। हम यही देखने जा रहे हैं, यही पढ़ने जा रहे हैं। अब आप लोग को ध्यान दीजिएगा, सब लोग समझने की कोशिश करें। हम लोग को हेडलाइन से क्या क्या पता चल रहा है, हेडलाइन से क्या क्या मदद मिल रहा है। तो सबसे पहले तो एक विद्युत द्विध्रुव चाहिए। हेडलाइन से हमको इतना तो जरूर पता चल गया कि हमें एक विद्युत द्विध्रुव चाहिए। चलिए देखते हैं, फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक विद्युत द्विध्रुव चाहिए, तो हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो ये आवेश हो गया प्लस क्यू और ये आवेश हो गया माइनस क्यू। ये मध्य बिंदु हो गया O, तो लंबाई हो गया 2L होता है, तो L और L। मध्य बिंदु O है, ये नाम दे दीजिए A और ये B। ये हमारा विद्युत द्विध्रुव बना। हेडलाइन में कह रहा है विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो विद्युत द्विध्रुव बना दिए। के कारण कहाँ पर? लंबवत समद्विभाजक पर। एक ऐसी लंबवत रेखा जो सम द्विभाजित करती है। सम माने बराबर, द्वि माने दो, भाजित माने बांटना। एक ऐसी लंबवत रेखा जो किसी चीज़ को, किसी रेखा को दो बराबर भागों में बांटती है। तो लंबवत समद्विभाजक हम खींचेंगे। तो ये देखिएगा, हमने ये लंबवत समद्विभाजक खींच दिया। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर, तो इसी लंबवत समद्विभाजक के बिंदु पर, तो हमने वो बिंदु ले लिया यहाँ पर, जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। तो ये बिंदु M है जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। ये जो बिंदु M है ये मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ये जो बिंदु M है मध्य बिंदु से R दूरी पर है। फिर से एक बार समझिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमने विद्युत द्विध्रुव बना दिया। लंबवत समद्विभाजक पर लंबवत समद्विभाजक भी बना दिया। के किसी बिंदु, तो हमने बिंदु ले लिया M। ये बिंदु M कहाँ है? तो मध्य बिंदु से R दूरी पर है। ये बिंदु M कहाँ है? तो मध्य बिंदु से
r दूरी पर है, जहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। इतना बात आपको हेडलाइन से पता चला, हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है, इतनी बातें हेडलाइन से पता चल गया। और विद्युत तीव्रता का मान निकालने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं उसको समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। संयोग था कि आज लाइव क्लास के फर्स्ट डे में ही टफ टॉपिक मिल गया था, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लाइव क्लास के साथ साथ जब आप वीडियो क्लिप भी देखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अब हमें नहीं लगता कि इससे भी ज़्यादा किसी टीचर के द्वारा मेहनत किया जा सकता है, और टीचर इससे ज़्यादा किसी स्टूडेंट के लिए नहीं कर सकता। लाइव क्लास भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास में उसके लिए वीडियो क्लिप भी बना के भेज रहे हैं, उसके बाद नोट्स भी दे रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है। उसके बावजूद भी किसी को समझ में ना आए तो मुश्किल है थोड़ा सा आपके लिए लाइव क्लास या वीडियो के माध्यम से पढ़ना। ये तो मजबूरी है हम लोगों को। ऑफलाइन क्लास, इस तो हकीकत है कि ऑफलाइन क्लास अलग होता है और ऑनलाइन क्लास अलग होता है, लेकिन जो मजबूरी है, जो व्यवस्था है, उसी में हम लोग को जीना है। चलिए देखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण कह रहा था, हमने एक विद्युत द्विध्रुव बना दिया। लंबवत समद्विभाजक कह रहा था, लंबवत समद्विभाजक भी खींच दिया के किसी बिंदु पर, तो हमने बिंदु भी ढूंढ दिया। ये बिंदु M है जो मध्य बिंदु से r दूरी पर है, इसी बिंदु M पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकालना है। अक्षीय स्थिति में भी यही बात था, उसमें भी हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया था। उसके बाद हमने अक्ष खींचा था, अक्ष पर कोई बिंदु हमने P ढूंढा या M ढूंढा, जो भी बिंदु था, बिंदु P ढूंढा, फिर वहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता का मान निकाला। आपको याद होगा ऐसा कि हमने विद्युत तीव्रता का मान निकाला। विद्युत तीव्रता का मान कैसे निकालेंगे तो आपको पता होगा। हम सबसे पहले धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे, फिर ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इस धन आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे, ऋण आवेश के कारण बिंदु M पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे। आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बटा दूरी का स्क्वायर। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर हमें विद्युत तीव्रता निकालनी है, इस आवेश के कारण हमें यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालनी है। तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालनी है, तो आवेश तो दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, लेकिन ये वाला दूरी नहीं दिया है। ये दूरी कितना है, ये दूरी नहीं दिया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले ये दूरी ले लेते हैं, हम लोग पहले ये दूरी ढूंढ लेते हैं कि दूरी कितना है। ये दूरी कितना है, तो ये R है और ये L है। समकोण त्रिभुज में MOA, अच्छा M की जगह पर हम P ले लेते हैं, बार बार बोलने में अच्छा लगेगा। POMA समकोण त्रिभुज में ये R है और ये L है, तो ये कर्ण हो जाएगा √R² प्लस L², √R² प्लस L², √R² प्लस L²। ये आपको दिख गया, ये एक लंब है, ये आधार है, तो ये कर्ण हो गया √R² प्लस L²। ये दूरी हमारा मिल गया। आवेश भी पता है और दूरी भी पता चल गया। आवेश और दूरी दोनों पता चल गया तो हम विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे इस सूत्र के माध्यम से, स्वाभाविक सी बात है। उसी तरह यहाँ पर भी आवेश पता है, तो इसके कारण यहाँ विद्युत तीव्रता निकालने के लिए दूरी चाहिए ना। यहाँ पर भी आवेश दिया हुआ है और यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालनी है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत तीव्रता निकालने के लिए दूरी चाहिए ना। तो दूरी चाहिए तो हम दूरी ढूंढेंगे, दूरी चाहिए तो हम ये दूरी ढूंढेंगे। ये दूरी कितना है, तो ये R है और ये L है, तो ये कर्ण हो जाएगा √R² प्लस L²। हमारा ये भी दूरी पता चल गया। तो ये आवेश और इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालना है, दूरी पता चल गया। आवेश बटा दूरी का स्क्वायर कर देंगे, इसके कारण विद्युत तीव्रता निकल जाएगा। ये आवेश और ये दूरी पता चल गया, इस आवेश के कारण भी यहाँ पर हम विद्युत तीव्रता निकाल लेंगे, हमारा मान निकल जाएगा। तो इसके कारण भी विद्युत तीव्रता इस सूत्र से निकल जाएगा, इस आवेश के कारण भी विद्युत तीव्रता इस सूत्र से निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए फिर से समझते हैं। हमारा आवेश दिया हुआ है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता हमने इस सूत्र में डाला, तो मान लिए कि EA आया। कितना आया, EA। इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता हमने माना EA आया है, EA आया है, ऐसा हमने मान लिया।
चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। माना बिंदु ए पर स्थित आवेश, माना बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, माना बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता EA है, EA है। इस EA की दिशा किधर होगी? तो धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता, हम आपको पढ़ाए हैं, आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता, धन आवेश रहेगा तो विकर्षण होगा, ऋण आवेश रहेगा तो आकर्षण होगा। धन आवेश रहेगा तो धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे तो विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर। धन आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकालेंगे तो विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर। तो इसके कारण जो विद्युत तीव्रता होगा ये अपने से दूर धक्का देगा तो इधर होगा। ये धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता हुआ EA, धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता हुआ EA। उसी प्रकार ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता जो होगा ये आकर्षण होगा, खींचेगा अपनी ओर, आवेश अपनी ओर खींचेगा। ये जो आवेश है विद्युत तीव्रता को अपनी ओर खींचेगा, विद्युत तीव्रता की दिशा इधर होगी, ये हो गया EB। ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता EA, विकर्षण होगा, धक्का देगा अपने से दूर। ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता आकर्षण होगा, खींचेगा अपनी ओर, मतलब इधर तीर का चिन्ह दिखिएगा, ध्यान से डायरेक्शन समझिएगा। अब हमें धन आवेश के कारण भी विद्युत तीव्रता निकल गया, ऋण आवेश के कारण भी विद्युत तीव्रता निकल गया। धन आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकल गया, ऋण आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत तीव्रता निकल गया। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल आंसर आ जाएगा। यही दोनों को जोड़ेंगे, जो परिणामी होगा वही हमारा कुल विद्युत तीव्रता होगा। अब हमें इन दोनों को विद्युत तीव्रता को जोड़ना है। ए पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता EA और बी पर स्थित आवेश के कारण विद्युत तीव्रता EB, दोनों को जोड़ना है। टोटल हमारा जो आएगा वही आंसर होगा। दोनों को जोड़ना है, जो आएगा वही हमारा टोटल आंसर होगा। अब समझिए, ये देखिए तो त्रिभुज PAB में त्रिभुज में देखिए तो ये हमारा भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है, तो इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये, दोनों कोण बराबर होंगे। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इसके सामने वाला कोण थीटा यदि है तो इसके सामने वाला कोण भी थीटा होगा। इसका सामने वाला कोण यदि थीटा है तो इसके सामने वाला कोण भी थीटा ही होगा। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आपको क्लियर होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तो AB के समानांतर हम एक रेखा खींच रहे हैं PC। AB के समानांतर हमने एक रेखा खींचा PC, ये AB के समानांतर है। जब हम लाइव क्लास चला रहे थे तो एक स्टूडेंट का सवाल था कि क्या सर हम PC को जो इधर खींचे हैं क्या इधर खींच सकते थे। एक स्टूडेंट का सवाल था कि जो PC रेखा खींचे हैं वही साइड, क्या इस साइड भी खींच सकते थे। हाँ बहादुर, खींच सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लिख सकते हो, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। जहाँ थीटा होना चाहिए था वहाँ 90 प्लस थीटा होगा, तो प्रॉब्लम तो होनी है। चलिए अब समझते हैं। तो ये आपने देखा कि AB के समानांतर PC रेखा है, AB के समानांतर PC रेखा, ये AB है और ये PC है और ये तीसरी रेखा काट रहा है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा संगत कोण के नाते। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा संगत कोण से। उसी प्रकार जो बात कर रहे हैं हम, ये PC एक रेखा है और ये हमारा हो गया PB, तो ये वाला थीटा है तो ये भी थीटा होगा एकांतर कोण से। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये हमारा टोटल काम हो गया जितना हमें करना था। अब लास्ट हमारा इसमें का काम करना है वो है अवयव तोड़ना। अवयव कैसे तोड़ते हैं? किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो,
किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस सदिश का परिमाण एवं उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन हो जाता है। फिर से एक बार, किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। यदि आप किसी सदिश का किसी दिशा में अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। देखने की कोशिश करिएगा, जैसे ये एक सदिश है और हम चाहते, ये कोई सदिश है ए, और हम चाहते हैं कि इस सदिश का इधर अवयव निकालें। अवयव का मतलब मात्रा, परिमाण, असर, प्रभाव जो कहिए, इसका प्रभाव इधर कितना है, इसका हम अवयव इधर निकालना चाहते हैं। तो आपको पहले ये कोण पता करना होगा कि इसके साथ ये कोण कितना है। हमने माना कि थीटा है, तो थीटा है तो इसका हो जाएगा ये कॉस थीटा, क्योंकि जो कोण बनता है उसी का कॉस होता है। यदि किसी स्टूडेंट को कहना है कि नहीं सर हमें इधर नहीं चाहिए, हमें आप इधर निकाल के दिखाइए, तो हम कहेंगे कि पहले आप ये वाला कोण बताइए। ये कोण है थीटा 1, तो ए का इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा 1। यदि कोई स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं सर हमको इधर निकाल के दिखाइए, तब पहले कहेंगे कि आप ये कोण बताइए, ये कोण कितना है, तो ये कोण है थीटा 2, तो इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा 2। यानी जिधर कोण है उसका कोसाइन, सीधा सीधी बात। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कॉस होता है। अब कॉस तो फाइनल आपको समझ में आ गया। कॉस के लंबवत दिशा में साइन हो जाता है, कॉस के लंबवत दिशा में साइन हो जाता है। यानी इधर यदि कॉस है तो कॉस के लंबवत दिशा में साइन हो जाता है, तो ए साइन थीटा हो जाएगा। ये अवयव तोड़ने का रूल है, 11th में पढ़ना था। अब यहाँ से उसी के अनुसार देखिए, ई ए का इसके साथ कितना कोण है, पीसी के साथ कितना कोण है, थीटा, तो इसीलिए इधर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और कॉस के लंबवत में हो जाएगा ई ए साइन थीटा। उसी प्रकार ई बी का पीसी के साथ थीटा कोण है, ई बी का पीसी के साथ थीटा कोण है, तो इधर हो जाएगा ई बी कॉस थीटा, और कॉस के लंबवत में हो जाएगा ई बी साइन थीटा। ये टोटल काम हमारा हो गया, टोटल फिगर का काम हो गया। अवयव को समझने के लिए हम जो एग्जाम्पल बताए हैं, इस एग्जाम्पल को फिर से वीडियो बैक करके देखिएगा कि कैसे अवयव तोड़ा जाता है। रूल समझिए, बड़ा आसान है। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कॉस होता है। किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में यदि आप अवयव तोड़ना चाहते हो तो उस दिशा के साथ बनाए गए कोण का कोसाइन होता है, कॉस होता है। फिगर को एक बार बारीकी से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम आगे अब केवल कैलकुलेशन करना है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा फिगर ही था। फिगर को वीडियो को रोक करके बैक करके समझ लीजिएगा, तब हम इसको आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो माना बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता बराबर ई ए। तो ई ए बराबर सूत्र होता है आवेश के कारण विद्युत तीव्रता में ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश बाटा दूरी का स्क्वायर। तो दूरी हो गया ए पी, आवेश क्यू और दूरी हो गया ए पी। और दिशा की बात करें तो ए से पी की ओर, आप देख सकते हैं तीर का चिन्ह, ए से पी की ओर। ई ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बाटा ए पी का मान जो है √r² प्लस एल स्क्वायर। ए पी का मान √r² प्लस एल स्क्वायर, और रूट का स्क्वायर करेंगे तो आपको पता होगा रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r² प्लस एल स्क्वायर। दिशा हो गया ए से पी की ओर, समीकरण नंबर 1। पुनः माना बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता, बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत तीव्रता बराबर ई बी। ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना आवेश क्यू
बटा दूरी बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर, दूरी हो गया बी से पी, तो बी पी का स्क्वायर। इसकी दिशा है, देखेंगे आप तीर का चिन्ह नीचे की तरफ है, मतलब पी से बी की ओर। इसकी दिशा है पी से बी की ओर, आकर्षण है, खींच रहा है, डायग्राम आपको समझना होगा। बी पी का मान दिया है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटा बी पी का मान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिशा हो गया पी से बी की ओर, समीकरण नंबर 2। ये हमारा दोनों मान निकल गया। अभी हमने जस्ट बताया था कि आवेश दिया है, दूरी निकाल चुके हैं, विद्युत तीव्रता का मान निकल जाएगा। आवेश दिया है, दूरी दिया हुआ है, विद्युत तीव्रता का मान निकल जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है आवेश बटा में दूरी का स्क्वायर। तो हमने आवेश और दूरी का स्क्वायर कर दिया, मान निकल गया। इसमें भी आवेश और दूरी का स्क्वायर कर दिया, मान निकल गया। यानी धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता निकल गया, ऋण आवेश के कारण भी विद्युत तीव्रता निकल गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हमारा परिणामी आ जाएगा, टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, जोड़ेंगे कैसे उसके बारे में बात करेंगे हम। समीकरण 1 और 2 को देखिए ध्यान से। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, केवल दिशा अलग अलग है। समीकरण 1 और 2 देखिए दोनों बराबर है, केवल दिशा अलग अलग है। यानी हम कह सकते हैं कि ई ए जो आप देख रहे हो, ई ए और ई बी, ई ए और ई बी का परिमाण बराबर है, दिशा अलग अलग है लेकिन परिमाण बराबर है। ई ए और ई बी की दिशा अलग अलग है, परिमाण बराबर है। इतना तो आपको समझ में आ गया। इसके आगे हम तोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 एवं 2 से हम देख पा रहे हैं कि ई ए बराबर है ई बी के, मान बराबर है, दिशा नहीं, केवल मान बराबर है, परिमाण बराबर है। ई ए और ई बी जो है दोनों का मान बराबर है, दोनों का परिमाण बराबर है। अब हम क्या करने वाले हैं, तो जो डायग्राम में है उसी डायग्राम की बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप लोग डायग्राम को बारीकी से नज़र रखिएगा, ध्यान दीजिए। ई ए का पीसी के दिशा में अवयव, डायग्राम को देख करके बोलिएगा। ई ए का पीसी के दिशा में अवयव कितना है, तो आप देखिएगा डायग्राम में तो पता चलेगा। ई ए कॉस थीटा, समीकरण 3। पुनः ई ए का पीसी के लंबवत दिशा में अवयव, ई ए का पीसी के लंबवत दिशा में अवयव ई ए साइन थीटा, समीकरण नंबर 4। डायग्राम से, ये डायग्राम में है, कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ भी परेशानी नहीं है। अब ई बी का पीसी के दिशा में अवयव, ई बी का पीसी के दिशा में अवयव, आप देखिए ई बी कॉस थीटा, समीकरण नंबर 5। ई बी का पीसी के लंबवत दिशा में अवयव बराबर ई बी साइन थीटा, समीकरण नंबर 6। ये आप देख सकते हैं, हमने डायग्राम में ही दिखाया है। ई ए का इधर अवयव ई ए कॉस थीटा, लंबवत में ई ए साइन थीटा। ई बी का इधर अवयव ई बी कॉस थीटा, लंबवत में ई बी साइन थीटा। अब आप देखिएगा कि ई ए, ये तो फाइनल है आपको कि ई ए और ई बी बराबर है। चूँकि ई ए बराबर है ई बी के, ई ए बराबर है ई बी के, तो दोनों तरफ यदि हम साइन थीटा से गुना भी कर दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ई ए बराबर है ई बी के, तो दोनों तरफ यदि साइन थीटा से गुना कर दें तो क्या कोई फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हम कह सकते हैं कि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा ये दोनों बराबर है। ई ए साइन थीटा यानी समीकरण 4, ई बी साइन थीटा यानी समीकरण 6, दोनों बराबर है। लेकिन चित्र में देख रहे हैं कि ई ए साइन थीटा ऊपर है और ई बी साइन थीटा नीचे है। फिर से एक बार, ई ए ई बी के बराबर है, यहाँ से आपको पता चल गया समीकरण 1 और 2 से। दोनों तरफ साइन थीटा से गुना करा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों तरफ करते हैं तो।
तो ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा बराबर है, ये पता चल गया। यानी समीकरण 4 और समीकरण 6 बराबर है। चित्र से देख रहे हैं कि ई ए साइन थीटा ऊपर है और ई बी साइन थीटा नीचे है, मतलब ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा के विपरीत दिशा में है। तो ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा के बराबर है और विपरीत दिशा में है। और आपको तो पता ही होगा कि जब दो सदिश एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। जब दो सदिश एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में हो तो एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। यानी समीकरण 4 और समीकरण 6 एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, एक दूसरे को जीरो कर देंगे। समीकरण 4 और 6 का परिणामी जीरो हो जाएगा। चलिए इसके आगे हम बढ़ाते हैं। समीकरण 4 एवं 6 से समीकरण 4 एवं 6 एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत दिशा में है, अतः एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी फाइनल परिणामी इन दोनों का जीरो हो गया। ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दोनों जीरो हो गया। चलिए शुरुआत समझने की कोशिश करते हैं फिर शुरू से। हमें किसको किसको जोड़ना था? ई ए और ई बी को जोड़ना था। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता ई ए, ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता ई बी, इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना था। धन आवेश के कारण विद्युत तीव्रता ई ए, ऋण आवेश के कारण विद्युत तीव्रता ई बी, इन्हीं दोनों को हमें जोड़ना था। तो जोड़ने के लिए हमने क्या किया, तो ई ए को दो हिस्सा में तोड़ दिया, ई ए साइन थीटा ई ए कॉस थीटा। ई बी को भी दो हिस्सा में तोड़ दिया, ई बी कॉस थीटा ई बी साइन थीटा। यानी पहले 2 को जोड़ना था लेकिन अब 4 को जोड़ना है। पहले ई ए और ई बी को जोड़ना था लेकिन अब 4 को जोड़ना है। ई ए साइन थीटा ई ए कॉस थीटा ई बी कॉस थीटा ई बी साइन थीटा, 4 को जोड़ना है। इन 4 में से इन दोनों को जोड़े तो जीरो हो गया। हमें 4 को जोड़ना था, 4 में से ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा को जोड़े तो इन दोनों को जोड़े तो जीरो हो गया। बच गया केवल ये दोनों। ये दोनों एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, इसलिए फाइनल प्लस हो जाएगा। अतः बिंदु P पर कुल विद्युत तीव्रता, टोटल फाइनल कुल विद्युत तीव्रता बराबर ई बराबर हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। दोनों एक ही दिशा में है इसलिए प्लस। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो तो प्लस, अब विपरीत दिशा में हो तो माइनस, इसलिए ये दोनों विपरीत दिशा में था तो जीरो हो गया। तो ये हमारा कुल विद्युत तीव्रता ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। अब ई ए का मान समीकरण 1 से बैठाइए, ई बी का मान समीकरण 2 से बैठाइए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसके आगे सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आप फाइनल कुल विद्युत तीव्रता ई बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से ई बराबर ई ए का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस ई बी का मान समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब आप देखेंगे दोनों एक ही जैसा है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। एक ही जैसा था तो 2 गुना कर दिए, ई बराबर 2 गुना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण यानी ओ ए बटा ए पी। कॉस थीटा
का आधार ओ ए बटा कर्ण ए पी, ओ ए बटा ए पी, ई बराबर 2 गुना 1/4πε0 गुना क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओ ए का मान दिया हुआ है एल, ए पी का मान दिया है √r² प्लस एल स्क्वायर। तो रूट को हम लिख सकते हैं पावर में 1/2। रूट में दिया है ए पी का मान √r² प्लस एल स्क्वायर, तो हम रूट में ना लिख करके पावर में 1/2 कर दिया। अब आप यहीं पर समझिएगा, ये है r² प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1 और ये है r² प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। ये आप r² प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1, ये r² प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1/2। जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाते हैं इस सूत्र से, x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर m प्लस n। यानी जब बेस बराबर हो तो पावर जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी बेस बराबर है तो पावर जुटेंगे, यानी 1 + 1/2 यानी 3/2। चलिए ध्यान दीजिएगा इसके आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो E बराबर 2 गुना 1/4πε0 गुना Q बटा r² प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2 गुना L। ये हमारा Q × L, ये हो गया r² प्लस एल स्क्वायर के पावर में 3/2, r² प्लस एल स्क्वायर के पावर में 1 + 1/2 यानी 3/2। तो E बराबर 1/4πε0 गुना Q इंटू जो 2 यहाँ था इसको बीच में ला दिए 2L बटा r² प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। 2 जो था उसको बीच में ला दिए तो 2L हो गया, तो Q × 2L, Q × 2L बटा r² प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2। Q × 2L क्या होता है आपको पता होगा सूत्र, P द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 गुना P बटा r² प्लस एल स्क्वायर के पावर 3/2, जहाँ P क्या है तो Q × 2L के जगह पर आया है। P क्या है तो Q × 2L के जगह पर आया है, और यह है क्या तो द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ तक हमारा काम फाइनल है। अब हमें इसके आगे कुछ ज़्यादा नहीं करना, वो समझ में आना चाहिए। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। कहीं भी यदि किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं यदि फ़ोन खुला रहा तो, नहीं तो आप व्हाट्सएप से सवाल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर सवाल कर सकते हैं कि हाँ सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि एक थोड़ा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। तो यहाँ तक आप समझ लीजिए, क्योंकि इसके आगे हम क्या करने वाले हैं तो आपको तो पिछला वीडियो यदि देखे होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा L² का मान r² की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है। L² का मान r² की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए हम L² को 0 करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आप देखेंगे L² का मान बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम L² को r² की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटा है तो 0 मान सकते हैं। यानी चूँकि L² बहुत ज़्यादा छोटा है r² से, इसीलिए L² बराबर 0 माना जा सकता है। यानी हम L² को 0 मान सकते हैं। जब L² को 0 रखेंगे तो हमारा फाइनल हो जाएगा 1/4πε0 गुना P बटा r² प्लस 0 के पावर 3/2, यानी E बराबर 1/4πε0 गुना P बटा r² के पावर 3/2। आपको पता होगा पावर का पावर हो तो पावर में गुना होता है। सूत्र x के पावर m के पावर n, यानी हम लिख सकते हैं x के पावर m गुना n। तो यहाँ देखिए तो r² के पावर 3/2, तो हम लिख सकते हैं r के पावर 2 गुना 3/2 इस सूत्र से। तो लिख सकते हैं तो 2 और 2 कट जाएगा तो बचेगा r के पावर 3, यानी 2 2 कटेगा तो सूत्र हो गया E बराबर 1/4πε0 गुना P बटा r³। ये हमारा फाइनल सूत्र हुआ समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 विद्युत द्विध्रुव
के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर, लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। लंबवत समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण है। यही हमारा फाइनल सूत्र हुआ। ये जो आप देख रहे हो यही हमारा फाइनल सूत्र है। E बराबर 1/4πε0 गुना P बटा में R क्यूब। यहाँ पर थोड़ा सा समझना था, R स्क्वायर प्लस 0 तो R स्क्वायर हो गया और पावर में 3/2। जब पावर के पावर हो तो पावर में गुना हो जाता है इस सूत्र से, तो R स्क्वायर के पावर 3/2 तो गुना हो जाएगा R स्क्वायर गुना 3/2, 2 कट गया तो R के पावर 3 बच गया, जो कि आप यहाँ देख रहे हो। तो अब इसके आगे हम एक दो नोट पढ़ाने वाले हैं, एक दो नोट समझाने वाले हैं। वो दोनों नोट, दोनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिएगा, क्लियर हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप देखे थे अक्षीय स्थिति में क्या सूत्र था, तो E बराबर 1/4πε0 गुना 2P बटा R क्यूब अक्षीय स्थिति में था। और निरक्षीय में आया ये 1/4πε0 गुना P बटा में R क्यूब, जैसा कि आप देख रहे हो। तो हम यदि इसको बटा में कर देते हैं, ये अक्षीय वाला हुआ और ये निरक्षीय वाला हुआ, तो ये कट जाएगा, P से P कट जाएगा, R क्यूब से R क्यूब कटेगा, तो बच गया 2/1। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का अनुपात 2:1 होता है। फिर से एक बार समझिए, नोट नंबर 1 में अक्षीय स्थिति विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का अनुपात 2:1 होता है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का जो अनुपात है वो 2:1 होता है। इसको दूसरी भाषा में कहें हम तो अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता के 2 गुना होता है। इससे 2 गुना होता है अक्षीय वाला। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता जो है निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता के 2 गुना होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ये नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2 में हम दिशा के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता, यदि आपको याद होगा कि अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की ओर होती है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा के बारे में बात करें तो निरक्षीय स्थिति में टोटल विद्युत तीव्रता है EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। यही हमारा फाइनल टोटल विद्युत तीव्रता है। तो EA cos थीटा की दिशा है P से C की ओर, EB cos थीटा की दिशा है P से C की ओर, तो टोटल E की जो दिशा होगी वो होगी P से C की ओर। निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की जो दिशा है वो P से C की ओर होगी, P से C की ओर होगी, यानी इधर होगी, यानी प्लस Q से माइनस Q की ओर होगी, प्लस Q से माइनस Q की ओर, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, और अक्षीय में बताए थे कि ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, और लंबवत समद्विभाजक की स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अक्षीय वाला में ऋण से धन की ओर और लंबवत समद्विभाजक में धन से ऋण की ओर, यानी अक्षीय वाला में द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की ओर और लंबवत में द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में। अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की ओर होती है, लंबवत समद्विभाजक में विद्युत तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत होती है। यानी दोनों नोट आप ठीक से याद करिए। फिर से एक बार नोट बता दे रहे हैं, कॉपी पर लिख लीजिएगा। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता एवं निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का अनुपात 2:1 होता है। नोट नंबर 2 में विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम कल लाइव क्लास के साथ मिलेंगे। कल से फिर से लाइव क्लास का जो समय होगा 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जैसे जैसे बैच फुल होते जाएंगे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। 7 से 8 फुल हो जाएगा तो फिर 8 से, जैसे कि आज हुआ,
आज हम तो देखिए बड़ा मुझे खुशी हुआ इस बात को देख करके कि बच्चे जो है हमारे आने से पहले ही हम ही को जगह नहीं मिल रहा था, होस्ट को ही जगह नहीं मिल रहा था। इसीलिए हम बच्चे से बोले कि आप हट जाइए, तब हम घुस जाएंगे, फिर आप लोग आ जाइएगा। तो 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, जैसे जैसे बैच फुल होते जाएंगे हम उसके अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसी पढ़ाई को हम लोग जो है कल देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।